वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर के रिमेनिंग पार्ट्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं द सेल ऑर्गेनेल। सेल स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे द सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जो कि आपको पता होनी चाहिए आपकी जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। जिसमें पहला हमारे पास टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप बीन शेप्ड, वेजिकल शेप्ड या थ्रेड लाइक मानते हैं, पहले शेप आता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है ये बीन शेप, वेजिकल शेप या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको इंपॉर्टेंटली आपको क्यों याद करना है, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करनी है कि सर इट इज द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट होती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आपस में मिला के बनाते हैं एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को बनाते हैं। एटीपी क्या है? एनर्जी की करेंसी है। ये सवाल भी आ सकता है, द करेंसी ऑफ एनर्जी इज एटीपी। अच्छा, अगर आप अभी ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपको एक नोटबुक ले और उस नोटबुक के ऊपर जो भी पॉइंट्स मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ वो सारी को लिखते जाएं। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे छोड़ दिए जगह की कमी की वजह से, उसको आप एडिशनली लिख सकते हैं एक नोटबुक के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है कि सर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एटीपी बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और क्योंकि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन से एटीपी बना रहा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों होता है? क्यों पावर हाउस ऑफ सेल है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि सर इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको आप सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि जो आधे काम या आधे तरीके से या आधे तौर पे वो ऑटोनॉमस होता है। ऑटोनॉमस मतलब अपने फैसले खुद ले सकता है। वैसे देखें, जो भी तकरीबन हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनेल होता है ना, वो डिपेंडेंट है न्यूक्लियस के ऊपर, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो अपने मेजॉरिटी ऑफ जो फैसले होते हैं वो खुद ही लेता है। उसका रीजन डीएनए इसका अपना है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए इसका अपना है, तो इसीलिए इसको न्यूक्लियस की जरूरत फैसले लेने के लिए नहीं पड़ती, ये अपनी डिवीजन खुद कर सकता है। इसके बाद जो राइबोसोम का साइज होता है वो होता है 70S। याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे 70S, 70 स्वेटबर्ग इसका यूनिट है। 70S साइज होती है राइबोसोम की। राइबोसोम क्या है? एक छोटा सा ऑर्गेनेल होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तैर रहा होता है। इसकी शेप क्या होती है? बीन शेप, वेजिकल शेप, थ्रेड लाइक। मैंने यहाँ पे बनाया बीन शेप ऑर्गेनेल। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिस वजह से वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। नंबर 2 हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक नेटवर्क ऑफ होलो ट्यूब है दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होलो ट्यूब्स का एक नेटवर्क है, खाली ट्यूब्स का एक पूरा जाल है। ये देखें, एक जाल है पूरा। ये कहाँ होता है? आप बोलेंगे सर ये न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये बीच में ब्लैक कलर का, ये जो पूरा जाल जो फैला हुआ ट्यूब्स का, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके 2 टाइप होता है, रफ और स्मूथ। इजी पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि इजी हो, कैची हो, जल्दी आप समझ पाए। तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके 2 टाइप है, एक रफ, दूसरा स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक वो है जिसके ऊपर ये छोटे छोटे दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसको रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम पता है 2 जगहों पे होता है, एक तो वो फ्रीली तैर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, या तो फिर वो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो टाइप जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो उसका बोलेंगे रफ ER। जिसके ऊपर अटैच ना हो, दे लेग राइबोसोम नहीं है, उसको आप स्मूथ बोलेंगे। अच्छा, रफ वाला क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो स्मूथ वाला है, इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे लिपिड को बनाना, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मफुल मटेरियल आ गया, जैसे कि कोई हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, अल्कोहल, कोई ऐसी मेडिसिन, तो उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर पे ये काम होता है स्मूथ ER का। उसके साथ साथ इसका दूसरा काम होता है कि ये सर कैल्शियम स्टोरेज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ये हमारी मसल्स में
कैल्शियम स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज स्मूथिया। तीसरा ऑर्गेनेल हमारे पास है, दैट इज गोल्जी अपैरेटस, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी, अच्छा इसका नाम गोल्जी बॉडी इसीलिए क्योंकि इसके डिस्कवरर का नाम कैमिलियो गोल्जी था। कैमिलियो गोल्जी ने 1889 में डिस्कवर किया था गोल्जी अपैरेटस को। और जो गोल्जी अपैरेटस है इसके बारे में लिखा है कि सर गोल्जी अपैरेटस दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, स्टेक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कॉल्ड सिस्टर्नी। ये स्टेक्स होते हैं, ये गुच्छे होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, गुच्छा एक दिखाई दे रहा है, ये स्टेक्स होते हैं, एक पूरे बंडल होते हैं, किसके, छोटे छोटे पैकेट्स के बने होते हैं बंडल। इनमें से हर एक पैकेट को देखिए, पूरा एक बंडल है, उस पूरे बंडल को बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। इसमें से हर एक छोटे पैकेट को आप बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड सिस्टर्नी, इट्स कॉल्ड सिस्टर्नी। तो आप बोलेंगे सर गोल्जी अपैरेटस क्या है, ये पूरा एक गुच्छा है छोटे छोटे वेसिकल का, जिनमें से हर वेसिकल को सिस्टर्नी बोलते हैं। अब काम पे आते हैं, काम क्या करता है ये कि सर इसका काम होता है ये मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। तीन इंपॉर्टेंट काम, बिल्कुल इजी है। आप बोलेंगे सर इसमें तीन काम होता है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, तीन काम होते हैं, किसके लिए, प्रोटीन के लिए और लिपिड के लिए। ये इन दोनों की स्पेशली सवाल आए ना, अगर आपके जीएसटी टेस्ट में सवाल आए कि ये मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट किसकी करता है, तो आपके लिए बेस्ट बीसीक्यूज में बेस्ट चॉइस क्वेश्चन आपका होगा, आंसर होगा आपका प्रोटीन। ये मेनली प्रोटीन पे काम करता है, लेकिन साथ साथ ये लिपिड के ऊपर भी काम करता है। तो लिपिड और प्रोटीन के साथ ये तीन काम करता है, कौन से, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। उसके बाद इस सीक्रेटरी वेसिकल भी पैदा करता है। सीक्रेटरी वेसिकल क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर ये कोई खास चीज भर के कि कहीं जगह पे किसी डेस्टिनी पे भेज रहा होता है, जमा करने के लिए भी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी उसको सेंड कर रहा होता है। तो ये पैकेजिंग करके उसको किसी खास डेस्टिनी की तरफ भेजता है सीक्रेटरी वेसिकल के थ्रू। उसके अलावा ये काफी सारे ऑर्गेनेल भी खुद बनाता है, जैसे कि लाइसोसोम, इसके अंदर ऑर्गेनेल भी बनते हैं, जैसे कि ये ऑर्गेनेल बनाता है लाइसोसोम्स। उसके अलावा ये और ऑर्गेनेल बनाता है जैसे कि खुद गोल्जी बॉडी, खुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये गोल्जी बॉडी की कलेक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दोनों में सिस्टर नहीं होती है। सवाल ये अच्छा फर्क ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, वहां पे ट्यूब होता है। मैं आगे चलता हूँ, आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो है इनका काम मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन की। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइसोसोम नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारे पास, साइट फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। डाइजेशन के दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। एक्स्ट्रा सेल्युलर वर्ड का मतलब होता है जो डाइजेशन सेल के बाहर होती हो। कहाँ पे होती है, हमारे माउथ में होती हो, स्टोमक में होती हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हो, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। लेकिन डाइजेशन का एक और भी टाइप है जो कि हमारे सेल के अंदर होता है, इनसाइड द सेल, दैट टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। तो आप बोलेंगे सर अगर डाइजेशन सेल के बाहर हो रही है तो कौन करेगा, हमारे एंजाइम करेंगे जो कि बाहर माउथ में आ रहे हैं, स्टोमक में आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं। लेकिन सेल के अंदर कौन करेगा, आप बोलेंगे सर वहां पे भी एंजाइम है, लेकिन फर्क इतना है कि वहां पे एंजाइम बंद होते हैं कुछ पैकेट्स में, और उन्हीं पैकेट्स को, उन पाउच को बोलते हैं सर देयर का लाइसोसोम। तो लाइसोसोम छोटे से पैकेट है जो कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करते हैं, और इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। इनको सुइसाइड बेग या सुइसाइड सेक भी बोलते हैं। पता है क्यों, जब भी एक सेल ये खतरा फील करता है कि मेरे अंदर कोई वायरस आ चुका है, या कभी कभी हमारा जो डीएनए है वो खुद उसको प्रोग्राम करता है कि वो अपने आप को मार दे, वो खुद सुसाइड करता है ताकि बाकी आसपास के सेल जो है वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। तो आप बोलते हैं कभी कभी सेल सुसाइड करता है, उनके सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल चाहिए, लाइसोसोम। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइड सेक ऑफ सेल। सेल का सुसाइड करने वाला पैकेट, खुदकुशी करने वाला पैकेट कौन है, लाइसोसोम। आई होप समझ आ रहे हैं। उसके बाद इसके दो काम होते हैं, ऑटोलाइसिस और ऑटोफेगी। ऑटोलाइसिस वर्ड का मतलब होता है सुसाइड, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देना। उसके बाद ऑटोफेगी वर्ड का मतलब होता है कि अपने अंदर जो भी डेब्रिस हैं, जो भी वॉर्न आउट बचे खुचे टुकड़े जो किसी काम में नहीं है, इधर उधर तैर रहे हैं, प्रोटीन, लिपिड, ये उनको पकड़ के तोड़ देता है, हजम कर देता है ताकि वो रीयूज हो सके। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइसोसोम। आई होप समझ में आ गया। अगला हमारे पास ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट इज नॉन फॉर फोटोसिंथेसिस, इट इज अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको आप जानते हो एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए कि सर क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है।
एक कंफ्यूजिंग चीज जो अक्सर मैंने देखी है स्टूडेंट्स में कि सर के क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या फर्क होता है। तो आप बोलेंगे सर क्लोरोफिल रेस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन खुद क्लोरोफिल कहाँ होता है, जिस पाउच में जिस पैकेट में होता है उस पैकेट को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। आप समझ में आ रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट साइट है फोटोसिंथेसिस की, जिसको आप दूसरा किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और किचन ऑफ सेल आप इसको क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सर ये वो जगह है जहां पे पौधे अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना ग्लूकोज बनाते हैं, इसीलिए आप इसको किचन ऑफ सेल बोलते हैं। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, इट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल, लेकिन ये मौजूद होता है प्लांट सेल में और एल्गल सेल में। नेम द सेल्स ऑफ एल्जी, ये एल्जी के सेल्स में और प्लांट्स के सेल में मौजूद होता है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड मिलेगा, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। आप देखेंगे कि अंदरूनी जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर छोटे छोटे ऐसे पैकेट्स बना रही होती है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो अंदर छोटे छोटे पैकेट्स बना रही होती है। इनमें से हर एक पैकेट को आप बोलते हैं सर ईच वन इज कॉल्ड थाइलेकॉइड, ईच वन इज कॉल्ड थाइलेकॉइड। और ये थाइलेकॉइड का ये जो पूरा स्टेक, ये जो पूरा गुच्छा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना, ग्रेनम, ठीक है। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में ये जो पानी भरा हुआ है, इस पानी को हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद करनी है। द फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, स्मॉल पैकेट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट दे आर कॉल्ड थाइलेकॉइड, एंड द कलेक्शन ऑफ थाइलेकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम, एंड मोर ग्रेनम कलेक्टिवली फॉर्म ग्रेना। समझ आ रहा है, बिल्कुल इजी सी चीज है। ये था क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे पाया जाता है ग्रीन क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल बनता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ है, इस पानी में, स्ट्रोमा में या थाइलेकॉइड में? तो आप बोलेंगे सर ये होता है थाइलेकॉइड की दीवारों में, मेन मेम्ब्रेन के अंदर चिपके होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है जो कि स्मॉल ग्रेन्यूल के फॉर्म में होता है, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब इसमें लिपिड और प्रोटीन की कोई कवरिंग मौजूद नहीं है। ओके, इट इज कंप्लीटली इट हैज नो लिपोप्रोटीन कवरिंग अराउंड इट। इसके बाद लिपोप्रोटीन कवरिंग नहीं है, इसको स्मॉल ग्रेन्यूल की फॉर्म में देखा जाता है। ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। राइबोसोम जो है वो बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। ये खुद पैदा कहां से होता है? ये पैदा होता है न्यूक्लियोलस से। आप लिखेंगे सर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इसकी पैदाइश, इसकी ओरिजिनेशन कहां से होती है? एक्चुअली न्यूक्लियोलस से। पढ़ा है ना न्यूक्लियोलस क्या होता है? हमने पढ़ा है सर न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा रीजन है, हमने कल ही पढ़ा था। न्यूक्लियस का मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया इसीलिए क्योंकि हम पहले पढ़ के आए। हमने पढ़ा था सर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं धागे, जिसको क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क के साथ यहाँ पे एक छोटा सा इरेगुलर बॉडी आपको देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस वो जगह होती है जहां पे बनता है राइबोसोम। तो आप बोलेंगे सर राइबोसोम कहां से पैदा होते हैं, या फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसे बोलते हैं? यू विल से न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को बोलते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री। आगे चलें, राइबोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनका एक ही काम है कि सर राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए आप इनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कौन है? राइबोसोम। इसके दो साइज होते हैं 70s और 80s। प्रोकैरियोटिक सेल में प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में प्लस क्लोरोप्लास्ट में इसकी साइज होती है 70s। आपको बात ये भी चीज नोट करनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे आपने देखा इसका डीएनए और राइबोसोम होता है, बिल्कुल वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये चीज पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए और प्लस अपने राइबोसोम पाए जाते हैं, और कमाल की बात दोनों में राइबोसोम की साइज होती है 70s। ये हम आगे एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ये बहुत सपोर्टिंग पॉइंट थी एवोल्यूशन के लिए जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो राइबोसोम की साइज 70s होगी प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल कौन है भाई? ये है बैक्टीरिया, ये है साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा 70s किस में होगा? तो आप बोलेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, इनमें 70s। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल कौन हो गया? प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, फंजाई का सेल हो गया, और उसके अलावा एल्गी का सेल हो गया। इन सभी में साइज कितनी होती है? 80s, 70s, 80s। ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा। उसके बाद राइबोसोम की बात करें तो उसके दो टुकड़े होते हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। राइबोसोम के दो टुकड़े होते हैं, एक अपर डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा नीचे का हिस्सा होता है, जिसको आप बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, LSU, लार्ज सब यूनिट। छोटे वाले को बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, SSU। जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होता है, इन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए
आयन चाहिए होते हैं बीच में, कौन से? मैग्नीशियम आयन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। आप बोलेंगे सर स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को बीच में कौन जोड़ता है? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो इनको जोड़ रहे होते हैं। हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये था राइबोसोम के बारे में। उसके बाद है नंबर 7 ऑर्डिनल है हमारे पास सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी एक स्मॉल बैरल शेप्ड और सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक बैरल शेप, एक छोटा सा, एक ऐसे एक सिलेंडर की तरह एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है। ये चीज है कि सेंट्रियोल खुद एक ट्यूब होता है, लेकिन ये खुद बना होता है और छोटे छोटे ट्यूब से जिनका नाम माइक्रोट्यूब्यूल है। कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं? 9 होते हैं, लेकिन 9 भी ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, 1 2 3 4 5, इसके पीछे 6 7 8 और 9, कुल मिला के 9। ये 9 मिलके बना रहे हैं सेंट्रियोल को। 9 कौन? माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन जब हमने एक माइक्रोट्यूब्यूल को देखा तो हमने देखा ये एक नहीं बल्कि एक में 3 है। तो आप बोलेंगे सर कुल मिला के माइक्रोट्यूब्यूल कितने हुए? तो आप बोलेंगे सर एक जो है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में है, तो ऐसे ट्रिपलेट टोटल 9 है, तो कुल मिला के हमारे पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। समझ आ रहा है? बिल्कुल इजी है। माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं सेंट्रियोल को, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल है ट्रिपलेट की फॉर्म में। कितने ट्रिपलेट है आपके पास? 9 है। मीन ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 9 है और हर एक में 3 और माइक्रोट्यूब्यूल है, तो आप बोलेंगे कुल मिला के माइक्रोट्यूब्यूल 27 है। लेकिन ज्यादातर एमसीक्यू ऐसे आएगा कितने ट्रिपलेट्स होते हैं? 9 होते हैं। अगर कुल मिला के सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं तो आप बोलेंगे 27 होता है। सेंट्रियोल दो आपस में साथ में होता है। हमने देखा है कि सेंट्रियोल जो होते हैं वो आपस में ऐसे आपस में चिपके होते हैं, तो दो आपस में ऐसे क्रॉस में आपस में अटैच होता है। तो आप बोलेंगे सर ये दो सेंट्रियोल आपस में मिलकर एक नई चीज बना रहे हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोजोम बना रहे हैं। लास्ट चीज है यहाँ पे, दे हेल्प इन सेल डिवीजन, क्रोमोसोम मूवमेंट। इनका इंपॉर्टेंट काम क्या है, कैसे आप क्यों आप याद रखोगे? आप बोलेंगे सर ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं और ये क्रोमोसोम मूवमेंट को अलो करते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैसे मूवमेंट कर रहे हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस। तो उसके बाद हमारे पास सेंट्रियोल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, एक और मैं चीज आपको बताऊं कि ये एनिमल सेल्स में तो आपको मिलेंगे लेकिन प्लांट सेल्स में नहीं होंगे। ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में होता है। तो सवाल आता है कि सर अगर ये प्लांट सेल्स में नहीं है तो प्लांट सेल में सेल डिवीजन कौन कराता है, क्रोमोसोम मूवमेंट कौन कराता है? उनके लिए होता है खुद माइक्रोट्यूब्यूल। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल असेंबल होके सेंट्रियोल बना रहे हैं, वहां पे खुले होते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। लास्ट हमारे पास ऑर्गेनेल है जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल जो कि स्टोरेज ऑर्गेनेल है, इसका काम मेनली स्टोर करना है। किसको स्टोर करना? वाटर को, फूड को, वेस्ट मटेरियल को। ये मौजूद होता है प्लांट्स में, मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर। वैसे एनिमल में होता है, लेकिन एनिमल में रिलेटिवली आपको पता है ये बहुत छोटे से होते हैं या ज्यादातर नहीं होते हैं। एनिमल सेल में छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा होंगे या कभी कभी नहीं होंगे। ये हो गया वैक्यूल। लेकिन प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट की सेल में हमें पता है कि सर एक सिंगल वैक्यूल होगा लेकिन बहुत बड़ी जगह घेर के बैठा होगा। तो हमने देखा है कि प्लांट के अंदर ये जो बड़ा सा वैक्यूल है ना, ये बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा होता है ताकि सेल को कोई अंदर की तरफ धकेल ना दे। स्पेशली सेल वाल जो कि टफ होती है वो उसको सुकेड़ ना दे, छोटा ना कर दे। इसको रोकने के लिए अंदर से एक प्रेशर लग रहा होता है जिसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। इसको वाटर प्रेशर का नाम भी देते हैं। टर्गर प्रेशर को लगाने वाला कौन होता है प्लांट सेल में? वैक्यूल। उसके बाद इसका काम, इसको हम दूसरा बोलते हैं रैग बैग या डस्टबिन ऑफ द सेल। इसको अब रैग बैग का नाम देते हैं। रैग बैग कचरे का बैग या डस्टबिन का नाम देते हैं। और ये था हमारे पास टोटली सभी ऑर्गेनेल के बारे में। क्विकली रिपीट कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, एटीपी बनाते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप से रिलेटेड मैं थोड़ा बहुत आपको जरूर बता दूं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो दीवारें होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है। हमने देखा है इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये जो फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इसको क्रिस्टी बोलते हैं। एटीपी यहाँ बनती है क्रिस्टी में मेनली। उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एक पानी भरा होता है, उस पानी को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। तो अब मैं क्विकली आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद गोल्जी बॉडी इज नॉन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। गोल्जी बॉडी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं द पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तीन जो काम कर रहा है ना, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं द पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम को बोलते हैं द सुइसाइड सेक ऑफ सेल।
उसके बाद क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं द किचन ऑफ सेल, राइबोसोम को बोलते हैं द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, आप समझ में आ रहा है, वैक्यूल को बोलते हैं द डस्टबिन ऑफ सेल, और न्यूक्लियस को बोलते हैं द ब्रेन ऑफ सेल। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को बोलते हैं मैट्रिक्स, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं सेल सेप, सेल सेप, वैक्यूल के फ्लूइड को बोलते हैं सेल सेप, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये फ्लूइड्स के नाम आपको याद रखने। राइबोसोम की साइज का फर्क आपको याद रखना है कि किस में कितना कितना साइज होता है उसका। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।